नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है संकल्प क्लासेस एमएसपी के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो सीरीज है टीचिंग मेथड की क्वेश्चंस की सीरीज। इस सीरीज में दोस्तों हम डेली टीचिंग मेथड के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चन से ही आपके मेन एग्जाम में क्वेश्चन की आने की संभावना रहेगी, तो आप इन वीडियो को जरूर देखिएगा। अब इस सीरीज में दोस्तों हम इस पहले वीडियो में पिछले भर्तियों में आए हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि किस टाइप के किस लेवल के सवाल आते हैं, उन सवालों को आपको कैसे सरल करना है, इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, संगीत मानव के अवचेतन मन का। दोस्तों, संगीत मानव के अवचेतन मन का अंकगणित की संख्याओं से संबंधित एक आधुनिक गुप्त व्यायाम है। यह कथन गणित के किस मूल्य से संबंधित है? दोस्तों, बात करें गणित के मूल्यों की, तो गणित के मूल्य जैसे अन्य सब्जेक्ट के मूल्य होते हैं वैसे ही गणित के भी मूल्य होते हैं। गणित का सामाजिक मूल्य भी है, यानी सामाजिक वैल्यू भी है गणित की सांस्कृतिक भी है, गणित की बौद्धिक वैल्यू भी है, बुद्धि से संबंधित वैल्यू भी है, साथ में दोस्तों गणित की कलात्मक वैल्यू भी है। तो दोस्तों गणित के सभी प्रकार के मूल्य अवस्थित हैं, विद्यमान हैं। अब इसमें हमें पता करना है कि ये वाला कथन किस मूल्य से संबंधित है। तो दोस्तों यहाँ मैं आपको एक कीवर्ड बता रहा हूँ। यहाँ वर्ड आ रहा है संगीत। संगीत के बारे में कह रहा है कि संगीत जो है मानव के अवचेतन मन का, यानी मानव के सबकॉन्शियस माइंड का अंकगणित की संख्याओं से संबंधित, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू से संबंधित एक गुप्त व्यायाम है। तो दोस्तों यहाँ संगीत की बात हो रही है और संगीत में भी सबकॉन्शियस माइंड की बात हो रही है। तो दोस्तों जो संगीत है, क्या वो बुद्धि से संबंधित है? नहीं है। क्या संगीत सामाजिक वैल्यू से संबंधित है? नहीं है। अब देखो दोस्तों, दो ऑप्शन आपके बच गए, सांस्कृतिक और कलात्मक। अब क्या संगीत का सांस्कृतिक वैल्यू है? नहीं है। सांस्कृतिक में दोस्तों नृत्य से संबंधित आ जाता है, खेल सांस्कृतिक से रिलेटेड, कोई परंपरा से रिलेटेड आ जाता है कि पुरानी कोई परंपरा चल रही है उसके अकॉर्डिंग, तो जैसे 7 फेरे होते हैं तो वो सांस्कृतिक मूल्य से रिलेटेड हो गया। पर यहाँ बात हो रही है संगीत की। तो दोस्तों संगीत और संगीतज्ञ जो भी होते हैं वो एक कला की दृष्टि से होते हैं, तो ये इसका आंसर होगा दोस्तों कलात्मक मूल्य। तो इसका राइट आंसर होगा सी, कलात्मक मूल्य। इस टाइप से आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हो। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में हूबहू रिपीट होते हैं और ये परिभाषा काफ़ी बार एग्जामों में पूछी गई है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इस डेफिनेशन में क्या दे रखा है कि गणित जो है वो सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। तो गणित जो है वो सभ्यता और संस्कृति का मिरर है दोस्तों, उसके बारे में बताती है। यह कथन दोस्तों जिसने दिया था वो वैज्ञानिक था होगबेन। अब दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ, छोटी सी बात है, बड़ी ज़रूरी बात है। इसमें मैं आपको चारों ऑप्शन भी बोल के बता सकता था, पर दोस्तों अगर आप चारों ऑप्शन को देखोगे तो फिर आपका क्या होगा कि मेन एग्ज़ाम जब आएगा तब आप कंफ्यूज होगे। तो कन्फ्यूजन को रोकने का एकमात्र तरीका है कि जो क्वेश्चन आपको दे रखा है उसका जो राइट आंसर दे रखा है उसको देखो आप। तो राइट आंसर इसमें क्या है? होगबेन है। तो गणित जो है वो सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। इसका कथन किसने दिया था? होगबेन ने दिया था। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। निरीक्षण करो और सीखो के सिद्धांत पर कौन सी विधि आधारित है? अब दोस्तों यहाँ निरीक्षण की बात करते हैं। निरीक्षण का अर्थ है ऑब्जर्व करना और ऑब्जर्व करके लर्न करना, ऑब्जर्व करके लर्न करना। तो दोस्तों हम ऑब्जर्व किस में करते हैं? क्या आगमन विधि में हम ऑब्जर्व करके उस आधार पर करते हैं? आगमन विधि में दोस्तों हम उदाहरण देते हैं और उदाहरण से क्या आता है? नियम की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद बात करें अभिक्रमित अनुदेशन विधि की, तो दोस्तों अभिक्रमित अनुदेशन विधि ऐसी विधि है जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। तो ये पद अनुक्रम विधि टाइप है, इसमें भी नहीं होता। बात करें प्रयोगशाला विधि की,
तो प्रयोगशाला में दोस्तों हम ऑब्जर्व करते हैं, जैसे किसी विलियन को बनाना है तो उसमें एक मिश्रण डालेंगे और देखेंगे कि रंग कैसे चेंज हो रहा है, तो हम ऑब्जर्व करते हैं। तो ऑब्जर्व का जब भी नाम आए तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है प्रयोगशाला विधि। तो निरीक्षण करो और सीखो दोस्तों, किस सिद्धांत पर, इस सिद्धांत पर कौन सी विधि आधारित है, प्रयोगशाला विधि। अब इसके बाद नए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नया क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर यानी प्राइमरी लेवल पर यानी 1 से 5 तक पर खेल खेल में गणित शिक्षण कराने के लिए कौन सी व्यवस्था लागू नहीं होती है। दोस्तों प्राइमरी स्तर पर इनमें से चारों मेथड में से कौन सा मेथड नहीं लगाते। मोंटेसरी विधि है जो बच्चों के लिए है, किंडरगार्टन विधि है ये भी बच्चों के लिए, डाल्टन विधि है ये भी बच्चों के लिए। पर क्या व्याख्यान विधि बच्चों के लिए है? बच्चों के लिए दोस्तों व्याख्यान विधि है नहीं। ये विधि काम में तब आती है जब कॉलेज लेवल पर पढ़ाई होती है। तो इसलिए दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डी, व्याख्यान विधि। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है। तो निदानात्मक जो परीक्षण है, इस निदानात्मक परीक्षण का जो उद्देश्य होता है वो उद्देश्य क्या होता है, इसके बारे में पता करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो नाम आता है निदानात्मक। निदानात्मक को बोलते हैं डायग्नोस्टिक। डायग्नोस्टिक का अर्थ होता है पता लगाना। अब ये पता जो लगाते हैं वो किसका लगाते हैं, इसमें पहले ऑप्शन में दे रखा है शिक्षक की कार्यकुशलता का। क्या परीक्षण जो क्लास में होगा क्या वो शिक्षक की कार्यकुशलता का पता लगाना होगा? नहीं होगा दोस्तों। इसके बाद दूसरा ऑप्शन बालकों के विभिन्न कौशलों का विकास करना। क्या जो बालक के विभिन्न कौशल है उनके विकास करना इसका उद्देश्य होगा? नहीं दोस्तों, ये पता लगाने के लिए होता है, तो ये भी नहीं होगा। अब इसके बाद गणित विषय के अध्ययन एवं अध्यापन प्रक्रिया में सुधार करना। तो दोस्तों निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य होता है पता लगाने का, और पता लगाने के साथ ही दोस्तों इसका एक अन्य उद्देश्य भी है कि गणित विषय का जो अध्ययन और अध्यापन प्रक्रिया है उसमें पता लगाने के बाद सुधार करने के लिए भी ये जरूरी है। तो दोस्तों जब भी गणित विषय की अध्ययन और अध्यापन प्रक्रिया है तो उसमें सुधार लगाने के लिए निदानात्मक परीक्षण, और उसके बाद उस सुधार को अप्लाई करने के लिए उपचारात्मक शिक्षण चाहिए। तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा सी। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी। अब इसके बाद अगले की बात करते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है बड़ा ही शानदार। वृत्त का क्षेत्रफल निकालने की सबसे उपयुक्त विधि है। दोस्तों जब भी आपको क्षेत्रफल निकालना हो वृत्त का, तो देखो वृत्त का जब क्षेत्रफल निकालना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कोई त्रिज्या लेंगे और जो पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र है उसका प्रयोग करेंगे और फिर इस क्षेत्रफल को नापेंगे। तो दोस्तों यहाँ क्या हो रहा है कि आर त्रिज्या ली, उसके लिए पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल को नापा, और अगर वो दोनों नाप और इस संख्यात्मक मान पाई आर स्क्वायर सूत्र से मान और नापने पर मान बराबर आ जाएंगे तो हम कहेंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल का ये सूत्र है। अब दोस्तों ये नापने का काम किस में होता है, प्रयोगशाला में। तो इसलिए ये विधि दोस्तों कौन सी है, प्रयोगशाला विधि। तो वृत्त का क्षेत्रफल मापने की या पढ़ाने की सबसे उपयुक्त विधि होगी प्रयोगशाला विधि। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे है कि गणित में स्लाइड रूल का उपयोग होता है। दोस्तों गणित में स्लाइड रूल का उपयोग जब होता है, स्लाइड रूल एक इस टाइप का रूल है, एक इस टाइप का फ्रेम है जिसके द्वारा आप गुणा और भाग विधि को आसानी से कर सकते हो। तो गणित में स्लाइड रूल का उपयोग होता है गुणन और भाजन के लिए। इसके बाद निम्न में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों गणित से अमूर्त प्रत्ययों की व्याख्या की जाती है, ये बात एकदम सही है। गणित में सामान्य अनुमान का क्षेत्र सीमित है। दोस्तों गणित का क्षेत्र असीमित है दोस्तों, इसलिए ये कथन गलत है। इसलिए राइट आंसर आपका होगा बी। तीसरा कथन भी देख लेते हैं। गणित एक सार्वभौमिक विषय है, यानी गणित एक यूनिवर्सल विषय है, ये हर जगह काम में आता है। संख्याएं, स्थान, मापन आदि गणित के आधार है, ये बात भी सही है। तो इसलिए इसमें केवल एक गलत कथन हुआ और वो है गणित में सामान्य अनुमान का क्षेत्र सीमित है, इसलिए अपना राइट आंसर होगा बी।
इसके बाद 9वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शब्द करिकुलम किस भाषा से लिया गया है? तो दोस्तों शब्द करिकुलम जो है वो लैटिन भाषा का शब्द है और इस करिकुलम शब्द का अर्थ है ये क्यूरेरे से बना है, यानी क्यूरेरे शब्द से ये बना है दोस्तों। और इस शब्द का अर्थ होता है दौड़ का मैदान। ये चीज़ें आपने देखी होगी। अब देखो इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन है गणित में सारणी बनाना किस विशेष उद्देश्य के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों गणित में जब सारणी बनाई जाती है यानी जब टेबल बनाई जाती है तो उसमें कोई चीज़ बनाने में, कोई चित्र बनाने में या कोई टेबल बनाने में हम किसका प्रयोग करते हैं? कौशल का, यानी कुशलता का प्रयोग करते हैं। टेबल हो तो साफ सुथरी हो, वर्त बनाए या राउंड बनाए तब भी क्या हो, साफ सुथरी हो, यानी कौशल का प्रयोग करते हैं। इसलिए ये सारणी बनाना किसके अंतर्गत आ जाता है? कौशल के अंतर्गत आ जाता है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा गणित की प्रकृति से संबंधित नहीं है? तो देखो पहला देखो, गणित में संख्याएं, स्थान, मापनों आदि का अध्ययन किया जाता है, ये बात एकदम सही है। गणित की अपनी भाषा प्रत्यय सूत्र आदि होते हैं, ये भी बात भी सही है। गणित का ज्ञान तार्किक नहीं होता, पर दोस्तों गणित तो तर्क पर ही आधारित है, लॉजिक पर ही आधारित है, इसलिए ये कथन गलत है। इसलिए अपना राइट आंसर होगा सी। गणित का ज्ञान समस्त जगत में समान रूप का होता है, ये बात भी सही है। इसके बाद अगला, गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है। अब दोस्तों यहाँ बात हो रही है परमेश्वर की और संपूर्ण जगत की, और जगत को बोलते हैं गैलेक्सी, और गैलेक्सी से ही रिलेटेड शब्द है गैलीलियो। तो इस टाइप से आप कीवर्ड बना सकते हो और अपना राइट आंसर टिक कर सकते हो। तो दोस्तों ये परिभाषा गैलीलियो ने दी है, जिसमें संपूर्ण जगत की बात की है, और संपूर्ण जगत की बात करने के कारण यह परिभाषा किसने दी है? गैलीलियो ने। अब देखो दोस्तों नेपोलियन की परिभाषा, नेपोलियन की परिभाषा में क्या दे रखा है? गणित की उन्नति और वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। दोस्तों एक नेपोलियन एक बढ़िया लीडर था, और लीडर किसका होता है दोस्तों? देश का। इसलिए दोस्तों इसकी परिभाषा एक देश में जो विशेष चीज़ है उसके बारे में लगेगी, तो इसलिए देखो इसकी परिभाषा में देश शब्द आया है, और देश शब्द के कारण ये परिभाषा है नेपोलियन की। इस टाइप से आप ध्यान में रख सकते हो कीवर्ड से। और गणित की उन्नति तथा वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है, और यह कथन गणित के किस मूल्य से संबंधित है? तो गणित की उन्नति और वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। अब यहाँ देश की बात आ गई, अब ये देश की बात आ गई तो ये दोस्तों देश से रिलेटेड हो गया समाज। यहाँ अंतरदेश की बात नहीं हुई, यहाँ देश की बात हुई है, इसलिए दोस्तों ये किससे रिलेटेड हो गया? सामाजिक मूल्य से रिलेटेड, ये अपने समाज से रिलेटेड मूल्य हो गया, इसलिए इसका राइट आंसर होगा बी। अब अगला देखो, गणित सार संग्रह पुस्तक के लेखक हैं। तो दोस्तों गणित सार संग्रह जो पुस्तक है वो महावीर आचार्य जी ने लिखी है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा डी, महावीर आचार्य। इसके बाद अगला क्वेश्चन, किस विधि में विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़े जाते हैं? की ओर जाते हुए हम गणित में सूत्रों की रचना करते हैं। दोस्तों जब भी हम कोई चीज़ बनाते हैं तो उसमें विशिष्टता लेनी पड़ती है, यानी उदाहरणों के लिए हमें क्या लेनी पड़ती है? विशिष्टता। जो सेट बैठे, किसी पर्सन में का हमें कोई सूत्र बनाना है तो हमें उसके लिए वैसे उदाहरण लेंगे जो उसमें सूत्र के लिए सेट बैठे। सेट बैठने का अर्थ है कि वो उदाहरण कैसे होंगे? विशिष्ट होंगे। और विशिष्ट से सामान्य, यानी उन उदाहरणों से हम फिर नॉर्मलाइजेशन करके सूत्र बनाते हैं, यानी कि उदाहरण से यहाँ बात हो रही है नियम की, यानी विशिष्ट से सामान्य का अर्थ हो गया उदाहरण से नियम, और ये उदाहरण से नियम वाला जो सूत्र है वो प्रयोग होता है दोस्तों आगमन विधि में, इसलिए राइट आंसर होगा सी, आगमन विधि। तो इस टाइप से आप रिलेट कर सकते हो कि विशिष्ट से सामान्य या उदाहरण से नियम, ये सूत्र किसके हैं? आगमन विधि के। अब इसके बाद अगला, निम्न में से किसका ज्ञान चित्रकला में सर्वाधिक सहायक है? दोस्तों चित्रकला में सर्वाधिक सहायक कौन सा होता है? जो रेखाओं से रिलेटेड गणित है उसका, और इसलिए दोस्तों इसका आंसर होगा रेखा गणित। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक मूल्यांकन की प्रविधि नहीं है? तो दोस्तों
मूल्यांकन की प्रविधि इंटरव्यू भी होती है यानी साक्षात्कार, प्रश्नावली भी होती है, चेकलिस्ट भी होती है। तैयारी मूल्यांकन की प्रविधि नहीं है, इसलिए राइट आंसर होगा बी। इसके बाद मूल्यांकन प्रक्रिया संबंधित होती है। दोस्तों जो मूल्यांकन प्रक्रिया है वो शिक्षण उद्देश्यों से भी संबंधित है, मूल्यांकन की प्रविधि से भी संबंधित है, साथ में अधिगम अनुभव से भी संबंधित है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा डी। इसके बाद अगला निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है। अब दोस्तों निदानात्मक या डायग्नोस्टिक जो परीक्षण है उसका उद्देश्य होता है कि अध्ययन पद्धतियों को दिशा निर्देश प्रदान करना, कठिनाई स्तर के आधार पर छात्रों को वर्गीकरण करना, ये भी निदानात्मक का उद्देश्य है, क्योंकि डायग्नोस्ट करना है कि कौन होशियार है कौन कमज़ोर है, तो ये भी इसका उद्देश्य है। अध्ययन पद्धति जो है, जो पढ़ने की पद्धति है, उसमें भी दिशा निर्देश प्रदान करना। अगर डायग्नोस्टिक में किसी के नंबर कम आ गए तो उसको पढ़ने का पैटर्न चेंज करना चाहिए, तो इसके बारे में आपको दिशा निर्देश मिल रहे हैं कि किसी को पढ़ने का पैटर्न चेंज करना चाहिए या नहीं, तो ये भी सही है। इसके बाद विषय विशेष में उपलब्धि की कमी का पता लगाना। अगर किसी का कोई सब्जेक्ट विशेष कमज़ोर है तो उस कमी का भी पता लगाना इसके अंदर आ जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा डी, ये सभी। अगला, किस विधि में कुछ नया प्राप्त करने के लिए विभिन्न कथनों या भागों के संयोजन की प्रक्रिया के सिद्धांत की पालना होती है। दोस्तों इसका आपको विधि बतानी है, तो दोस्तों इसमें कुछ नया प्राप्त कर रहे हैं, और नया प्राप्त करने के लिए विभिन्न कथनों और भागों को क्या कर रहे हैं, संयोजन कर रहे हैं। संयोजन का अर्थ है जोड़ना, और जोड़ने से रिलेटेड जो विधि है वो है संश्लेषण। संश्लेषण का अर्थ होता है जोड़ना, विश्लेषण का अर्थ होता है तोड़ना, तो इसमें जोड़ने से रिलेटेड पूछा है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा संश्लेषण विधि। खोज करने का रिलेटेड पूछता तो ये हो जाती ह्यूरिस्टिक विधि, व्याख्या से रिलेटेड पूछ लेता तो व्याख्यान विधि, तोड़ने से रिलेटेड पूछ लेता तो विश्लेषण विधि। इस टाइप से आपको इन विधियों से को समझना है। इसके बाद अगला, गणित का ज्ञान होता है। आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों। गणित का ज्ञान यथार्थ भी होता है, तार्किक भी होता है, क्रमबद्ध भी होता है, इसलिए इसका राइट आंसर है ये सभी। इसके बाद अगला है विभिन्न वस्तुओं को समान नाम देना ही गणित है। तो देखो दोस्तों, विभिन्न वस्तुएं, हमने अलग अलग वस्तुएं ली और उनको समान नाम दिया, तो ये समान नाम देने वाला जो है वो वैज्ञानिक कौन सा है, हेनरी पाइनेकर। तो दोस्तों हेनरी पाइनेकर जो है वो सभी वस्तुओं को समान नाम देने को ही क्या बोल रहा है, गणित बोल रहा है। तो ये आपको ध्यान में रखना कि हेनरी पाइनेकर ने क्या कहा है कि विभिन्न वस्तुओं को समान नाम देना ही क्या है, गणित है। इसके बाद अगला, निम्न में से कौन सा कथन गणित को पाठ्यक्रम में विशेष स्थान देने के कारण से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों कौन सा है जो गणित की विशेषता से संबंधित नहीं है। पहला, गणित एक यथार्थ विज्ञान है, ये कथन एकदम सही है दोस्तों। गणित बच्चों में तार्किक दृष्टिकोण पैदा करता है, ये बात भी एकदम सही है। गणित सामान्य लोगों के लिए नहीं है, ये बात एकदम गलत है दोस्तों। गणित सामान्य लोगों के लिए भी है, क्योंकि जोड़ भाग की गुणा भाग तो सामान्य को भी आना चाहिए, इसलिए दोस्तों ये कथन गलत है, इसलिए अपना राइट आंसर होगा सी, गणित सामान्य लोगों के लिए नहीं है। गणित की भाषा सार्वभौमिक है, ये कथन भी राइट है। अब इसके बाद अगला, गणित शिक्षण उपयोगी होता है। अब दोस्तों गणित का जो शिक्षण है वो हर जगह उपयोगी है, हर जगह गणित काम में आती है। गणित सामाजिक में भी विकास में भी काम में आती है, व्यवहारिक जीवन में भी काम में आती है, बौद्धिक विकास में भी काम में आती है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा डी। अब करिकुलम शब्द की उत्पत्ति हुई है, ये प्रश्न दोबारा रिपीट हो गया दोस्तों, पिछले रीट के एग्जाम में ही ये रिपीट हो गया 2 बार। और करिकुलम जब शब्द है वो है लैटिन भाषा का, तो ये लैटिन भाषा का शब्द है दोस्तों। इसके बाद अगला, विलियम किलपैट्रिक गणित शिक्षण की किस पद्धति के संस्थापक थे। तो दोस्तों किलपैट्रिक ने एक विधि दी थी जिसका नाम था प्रायोजना विधि या प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड किसकी देन है दोस्तों, किलपैट्रिक की। तो प्रोजेक्ट मेथड किलपैट्रिक की देन है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद 7वां, किस शिक्षण विधि में करके सीखना और अवलोकन द्वारा सीखना सिद्धांत की पालना होती है। तो देखो अवलोकन का अर्थ हो गया निरीक्षण, और करके सीखने का अर्थ हो गया सीखना, यानी निरीक्षण करो और सीखो। ये अभी प्रश्न हमने किया था, निरीक्षण करो और सीखो किस विधि से रिलेटेड था, निरीक्षण करो और सीखो रिलेटेड था दोस्तों प्रयोगशाला विधि से, इसलिए आपका राइट आंसर होगा बी,
प्रयोगशाला विधि। इसके बाद अगला क्वेश्चन, एक अच्छे परीक्षण की विशेषता है। तो दोस्तों अच्छा परीक्षण वैधता भी रखता है यानी वैलिडिटी भी रखता है, वस्तुनिष्ठ भी होता है यानी ऑब्जेक्टिविटी भी रखता है, विश्वसनीयता भी होती है यानी रिलायबल भी होता है। इसलिए दोस्तों इसका आंसर होगा यह सभी। इसके बाद 9वां क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रकार के शिक्षण में अधिगम संबंधी त्रुटियों को शुद्ध करने के लिए प्रभावशाली विधियों का विकास करना मुख्य उद्देश्य होता है। तो कौन सी शिक्षण की, किस प्रकार के शिक्षण में अधिगम की त्रुटियों को शुद्ध करने के लिए यानी अधिगम में जो त्रुटि आई है, जो सीखने में त्रुटि आई है, उसको शुद्ध करने के लिए प्रभावशाली विधियों का विकास करना यानी उसमें सुधार करना यानी उसमें उपचार करना। तो उपचार करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है, तो इसके बारे में आपसे पूछा है। तो दोस्तों अब उपचार का जो प्रयोग है वो यानी उपचार की बात हो रही है, इसलिए ये विधि कौन सी है, उपचारात्मक विधि। यहाँ प्रभावशाली विधियों का विकास करना है जिसके द्वारा त्रुटियों को शुद्ध किया जा रहा है यानी उपचार किया जा रहा है, त्रुटियों को सही किया जा रहा है यानी उपचार किया जा रहा है। इसलिए इसका आंसर कौन सा होगा।